नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 27 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिन से होली की वजह से हमारा कोई भी करंट अफेयर्स नहीं आ रहा था, तो जो भी करंट अफेयर्स हमारा छूटा होगा उसको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की स्थापना 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन कन्वेंशन के लागू होने के उपलक्ष्य में की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस पहली बार 1951 में मनाया गया था। 2024 की थीम क्या रही है? तो जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में 2024 की थीम रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इस संस्था को 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसीलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WMO को वर्तमान महासचिव कौन है? तो प्रोफेसर सेलेस्टे साउले इसके वर्तमान महासचिव हैं। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर क्षय या तपेदिक रोग के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। 1982 में इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग्स डिजीज ने 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। पहली बार विश्व टीबी दिवस आधिकारिक रूप से 1983 में मनाया गया था। 2024 की थीम क्या रही है? तो यस वी कैन एंड टीबी 2024 की थीम रही है और यही 2023 में भी थीम थी। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? भारतीय ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो शरद कमल को बनाया गया है। शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। मैरी कॉम को पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए सेफ डे मिशन के रूप में नामित किया गया है, जबकि शिवा केशवन को डिप्टी सेफ डे मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। सेफ डे मिशन का अर्थ क्या होता है? तो ये मिशन का प्रमुख होता है। ठीक है, जो सेफ डे मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम के प्रवक्ता या प्रमुख नेतृत्वकर्ता होता है। गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक के लिए शूटिंग गांव संचालन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो भारत के लिए शूटिंग गांव संचालन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो गगन नारंग को। अब तक की भारत की सबसे बड़ी शूटिंग टीम इसमें भाग लेगी। ठीक है, और इसमें अब तक कुल 19 शूटरों ने इसके लिए कोटा हासिल किया है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की बात करें तो इनका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। इसमें 2 से 6 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के लगभग 10,500 एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। इस बार 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग शामिल हैं। पेरिस 2024 में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। इससे पहले सन 1900 में और 1924 में ये मेजबानी कर चुका है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च को। प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भारत के युवा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी पर लटकाया था। 24 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की तारीख तय थी, लेकिन देशवासियों के आक्रोश के वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने तीनों वीर सपूतों को तय तारीख से एक रात पहले ही गुप्त तरीके से फांसी दे दी थी। ठीक है, तो इनको 31 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो शहीदों के सम्मान में भारत में हर साल कुल 8 शहीद दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, तो जिनके बारे में यहाँ पर विस्तार से दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं कौन कौन से। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है 30 जनवरी का, जो महात्मा गांधी जी की गोली मार करके नाथूराम गॉडसे ने हत्या कर दी थी, तो इनके जो पुण्यतिथि है उसको भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये शेष यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। किसने पुनः प्रयोग प्रक्षेपण यान पुष्पक के लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये इसरो ने लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 22 मार्च को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज के अपने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान
पुष्पक के दूसरे लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो इसका जो पहला सफल परीक्षण किया गया था वो पिछले साल किया गया था, जिसे RBL LEX-01 मिशन कहा गया था, ठीक है। और इसके समापन के बाद इस नवीनतम प्रयोग ने हेलीकॉप्टर से निकलने पर नामात्र की प्रारंभिक परिस्थितियों में RBL की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया है। मार्च 2024 में किस कंपनी ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया है? तो ये गरुड़ एरोस्पेस नाम की स्टार्टअप कंपनी ने लॉन्च किया है। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने 22 मार्च 2024 को सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया है। गरुड़ एरोस्पेस के अनुसार सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। इसका उपयोग लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और यातायात का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। एक योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। तो ये योजना क्या है? तो इसका उद्देश्य किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चुनिंदा महिला SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रदान करना है। तो ये जो महिला समूह हैं इनको ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। तो ये सीमा पर निगरानी के लिए, इनको साथ ही कृषि सेवाओं के उपयोग के लिए ये ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। तो ऐसे लगभग 463 ड्रोन हाल ही में महिलाओं को प्रदान किए गए हैं और इन महिलाओं को ड्रोनों को संचालित करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। गरुड़ एरोस्पेस क्या है? तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और यह चेन्नई में स्थित एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। इसे भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA से मंजूरी मिली है। अग्निश्वर जयप्रकाश इसके संस्थापक हैं। और गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने किस शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक माना है? तो ये यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है। कानून ने मदरसों को राज्य के शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता के बिना उर्दू, अरबी, फारसी, इस्लामी अध्ययन, तिब्बत, तर्क, दर्शन और सीखने की अन्य शाखाओं में शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी थी। अब ये और कोर्ट ने कहा है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21A सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। यह अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम यानी UGC एक्ट 1956 की धारा 22 का उल्लंघन करता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में नामांकित छात्रों को नियमित स्कूली शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से राज्य के 16,513 मदरसे प्रभावित होंगे, जिनमें से 560 राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। अदालत ने राज्य सरकार से इन छात्रों के लिए नियमित स्कूलों में अतिरिक्त सीटें बनाने और यदि आवश्यक हो तो नए स्कूल स्थापित करने को कहा है। हाल ही में चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी चिपको आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। पर्यावरण बचाने के लिए आधुनिक चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ 20 मार्च 2024 को मनाई गई है। 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली जिले के रेहड़ी गांव में 2,500 पेड़ों की नीलामी हुई, ठीक है। और ठेकेदार ने जब मजदूरों को पेड़ काटने के लिए भेजा तो वहां की महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं और उन्होंने कहा कि वृक्षों को काटने से पहले हमें काटा जाए। इस आंदोलन की गूंज भारत समेत दुनिया भर में सुनाई दी। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के बाद दुनिया भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्धि मिली। आंदोलन के बाद उन्हें अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर संस्थान ने 1980 में इसके लिए सम्मानित भी किया। चिपको आंदोलन की उत्पत्ति की बात करें तो यह एक अल्पज्ञात तथ्य है, यानी इसके बारे में ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन जो चिपको आंदोलन है तो इसके पेड़ों की रक्षा के लिए एक आंदोलन 18वीं शताब्दी में राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के कार्यों के माध्यम से उत्पन्न हुआ था। इस घटना को साहसी अमृता देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों के एक समूह ने वीरतापूर्ण बलिदान के कारण ऐतिहासिक महत्व मिला, जिन्होंने जोधपुर राजा के आदेश पर पेड़ों को काटे जाने से बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। परिणाम स्वरूप राजा ने सभी बिश्नोई गांवों में पेड़ काटने के आदेश पर रोक लगा दी थी, ठीक है। भारत में सबसे पुराने मंदिर की खोज के लिए ASI ने कहाँ खुदाई शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना में खुदाई शुरू की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के
नचने गांव में 2 टीलों की खुदाई शुरू की है। खुदाई स्थल 2 प्राचीन मंदिरों से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर है। एक गुप्त युग का मंदिर है पार्वती मंदिर और दूसरा कलचुरी राजवंश द्वारा निर्मित चौमुख नाथ मंदिर है। तो इनसे 30 मीटर की दूरी पर यह खुदाई की जा रही है। नचना हिंदू मंदिर, ठीक है, नचना हिंदू मंदिर जिसे नचना मंदिर या नचना कुठार मंदिर कहा जा रहा है, ठीक है, ये गुप्त काल का मंदिर था और इसे सांची सत्र नाम भी दिया गया है। तो इसमें हिंदू मंदिर के रूप में भी इसे पहचाना जाता है और ये बुमरा और देवगढ़ के साथ मध्य भारत के सबसे पुराने जीवित मंदिरों में से एक है। हालांकि नचना मंदिरों की सटीक तारीख अनिश्चित है। तो जो नचना मंदिर हैं उनकी सटीक तारीख ज्ञात नहीं है। उनकी शैली उन संरचनाओं से तुलनीय है जो 5वीं और 6वीं शताब्दी के गुप्त साम्राज्य युग की हो सकती हैं। और जो चतुर्मुख मंदिर है वो 9वीं शताब्दी का है और हिंदू वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली को दर्शाता है। ESI की अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर शिवकांत वाजपेयी ने कहा कि नचने गांव पुरातत्विक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें एक पार्वती मंदिर भी स्थित है। मध्य प्रदेश कई प्राचीन मंदिरों का घर है जिनमें गुप्त काल का मंदिर जो है नचना हिंदू मंदिर या नचना कुठार मंदिर कहा जाता है शामिल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भारत में अब तक का सबसे पुराना पूर्ण जीवित मंदिर है जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने एक स्थानीय मीडिया साक्षात्कार में मालदीव के निकटतम सहयोगी के रूप में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। तो जो मालदीव से रिश्ते हैं वो भारत के पिछले कुछ दिनों से सही नहीं चल रहे थे, लेकिन जो भारत का ऋण है उसके कारण मालदीव इस तरीके के बयान अब सामने आ रहे हैं। पिछले साल के अंत तक मालदीव भारत का लगभग 400.9 मिलियन डॉलर का ऋणी है, जो दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिका के बोस्टन में सर्जनों की एक बड़ी टीम ने पहली बार इंसान में सूअरों की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। तो पूछा जा सकता है कि पहली बार सूअर की किडनी का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो अमेरिका के बोस्टन में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया अंतरिक्ष दूरबीन ने 12 अरब साल पहले बनी प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति का पता लगाया है। ये अद्वितीय कक्षाएं और रचनाएं उन्हें अनोखा बनाती हैं। ब्रिटिश खोजकर्ता क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान पॉइंट नीमो तक तैरकर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। यह पॉइंट न्यूजीलैंड के पूरब में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। विराट कोहली T20 मैचों में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। जबकि विश्व में सर्वाधिक T20 में रन किसने बनाए हैं? तो क्रिस गेल ने 14,562 रन बनाए। अपनी टैगलाइन टेस्ट ऑफ इंडिया के लिए मशहूर प्रतिष्ठित डेयरी ब्रांड अमूल ने पहली बार अमेरिकी बाजार में ताज़ा उत्पाद दूध को लॉन्च कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई शुरुआत की है। तो अमूल ने पहली बार अमेरिका में इसकी शुरुआत की है। फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास बना है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद अभय के ने किया है, ठीक है। ये मूलतः जयनाथ पति द्वारा 1928 में प्रकाशित किया गया था। ये उपन्यास इसे 19 से 21 मार्च 2024 तक डिब्रूगढ़ में विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया है। केरल के अल्लपुझा तट के एक हिस्से में एक असामान्य तटीय घटना घटी जहां समुद्र अपनी सामान्य तटरेखा से 50 मीटर पीछे हट गया, जिससे समुद्र तल का एक हिस्सा उजागर हो गया। इस घटना के लिए चक्र को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो एक अनोखी समुद्री घटना है। शोधकर्ताओं ने केरल तट पर गहरे समुद्र में आइसोपोड की एक नई प्रजाति की खोज की है और इस प्रजाति का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नाम पर ब्रुस्थोआ इसरो रखा है। तो ब्रुस्थोआ इसरो आइसोपोड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे 27 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।